नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेनकाब। मैं हूं आपके साथ अक्षय और मैं हूं आपके साथ अनंत। हम पिछले कई हफ्तों से उस शख्स की कारगुजारियों को उजागर कर रहे हैं जो अरबों की हेरा फेरी कर काली कमाई का कुबेर बन गया। हम बात कर रहे हैं काली कमाई के मास्टरमाइंड अखिलेश दास गुप्ता की, जिसने हर क्षेत्र में जमकर लूट मचाई। अखिलेश दास गुप्ता जब से बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष बना, तभी से उसने बीआई को बर्बाद करना शुरू कर दिया। बीआई का खजाना खाली हो चुका है और अभी भी वो भस्मासुर बनकर एसोसिएशन को बर्बाद करने में जुटा है। अखिलेश दास गुप्ता ने इंडियन मर्केंटाइल बैंक खोलकर लोगों के पैसों से वो अपनी बेईमानी की इमारत को बुलंद करता रहा। 10,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई और दूसरों को मोहरा बनाकर खुद पीछे के पासे फेंकता रहा। लोगों के खाते से खेलता रहा, नकली दस्तखत और फर्जी खाते बनाकर पैसे निकालता रहा। तालाब की जमीन पर कब्जा कर अपना आशियाना बनाता रहा और खरबों की काली कमाई करने वाला एक खिलाड़ी आज भी आजाद घूम रहा है। खेल और खिलाड़ियों से खिलवाड़ करने वाला आज भी कानून को ठेंगा दिखा रहा है। आखिर खेल का खलनायक, मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड और जमीन का ये जालसाज कब होगा गिरफ्तार? आखिर कब तक वो यूं ही बसता रहेगा? अब वक्त आ गया है कि ऐसे काली कमाई के कुबेर को सलाखों के पीछे पहुंचाना ही होगा। और हम अखिलेश के काले कारनामों से तब तक पर्दा उठाते रहेंगे जब तक कानून का शिकंजा उस पर नहीं कस जाता। अखिलेश दास के कारनामों को हम करते रहेंगे बेनकाब। नाम कमाने वाला बैडमिंटन बदनाम हो गया क्योंकि राजनीति में फैली गंदगी अब यहां पर हावी हो चुकी है। आज हम उन बेईमानों को पर्दाफाश करेंगे जिन्होंने अपने जमीर को बेचकर भोली भाली लड़कियों के साथ सिलेक्शन के नाम पर समझौते की साजिश की, बड़े ख्वाब दिखाकर हैवानियत की हदों को पार किया, आजीवन बैन लगाने की धमकी देकर अनचाही डिमांड की। कौन है जिसने बैडमिंटन को बना रखा है अय्याशी का अड्डा? कौन है जो लड़कियों के साथ करता है शारीरिक और मानसिक शोषण? देखिए खास रिपोर्ट। बैडमिंटन एसोसिएशन की डर्टी पिक्चर। बीएआई को किसने बनाया अय्याशी का अड्डा? कौन करता है महिला खिलाड़ियों से मनमानी? कौन करता है खिलाड़ियों का शोषण? बीएआई को किसने किया बदनाम? जी हां, बदनाम हो गया बैडमिंटन। जिस बैडमिंटन ने दुनिया में नाम कमाया, अब वही बैडमिंटन एसोसिएशन बदनामी के दलदल में फंसा हुआ है। दलाली के दलदल में तो बैडमिंटन पहले ही फंसा है, अब इसे अय्याशी का अड्डा भी बना दिया गया है, जहां बड़े खिलाड़ी बनाने का ख्वाब दिखाकर नौकरी का लालच देकर किया जाता है शारीरिक शोषण। कई महिला खिलाड़ियों को साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, पीवी सिंधु बनने का सपना दिखाकर उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। आवाज उठाने पर उसे बैडमिंटन एसोसिएशन से कर दिया जाता है आउट। ये सब हो रहा है बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश दास गुप्ता के इशारे पर, लेकिन आरोप लगते हैं अखिलेश के पापों को अपने सर मढ़ने वाले वफादारों पर। आइए सुनते हैं उस महिला खिलाड़ी का आरोप जिससे सिलेक्शन के नाम पर बीएआई के अधिकारी करते थे सौदेबाजी। 2 इयर्स पहले के रेप केस आया था, उसमें निशान सिन्हा, विजय सिन्हा फॉरेनर कोच हैं उनके इंडोनेशिया के, इन तीनों के ऊपर एफआईआर हुई थी, बट उसमें पुलिस ने पैसे खा के वो केस क्लोज कर दिया। 6-7 लोग हैं, निशान सिन्हा, सुधीर सिंह, अमर यादव और आपके सुनील चौधरी, ये और विजय सिन्हा, ये सब हैं। और ये लोग लड़कियों से ऐसे पेश आते हैं, इन लोग की जब कमेटी सिलेक्शन की बैठती है तो उससे पहले ये लोग लड़कियों को पर्सनली कॉल करके बुलाते हैं और उनके सामने ये अपनी रिक्वायरमेंट रखते हैं। अगर वो लड़की मान जाती है तो उसका सिलेक्शन आगे कर देते हैं, और जो लड़की नहीं मानती है उसको 3 साल या 6 साल के लिए बैन। अगर इस खिलाड़ी के आरोपों में दम है तो बैडमिंटन को अय्याशी का अड्डा बनाने वाले उन सभी लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। आपको बता दें कि एपीएन ने पिछले एपिसोड में यह बताया था
कि बीएआई में कैसे लड़कियों के साथ शोषण होता था। बीएआई के अधिकारियों के खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में एक एफआईआर फिर दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस लड़कियों के शोषण और बीएआई में गबन के आरोप में विजय सिन्हा को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। गिरफ्तारी के बाद विजय सिन्हा ने अखिलेश दास गुप्ता पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। लड़की को अपनी को और प्लेयर्स को लानत दे के भेजा, विदेश भेजा। ये लड़कियों को बुलाते थे, ये लड़कियों को बुलाते थे, कभी आपसे कहा कि लड़कियों को भेज दो? नहीं, हमारी वहाँ से बुलवाते होंगे, वहाँ से निशान से इन्होंने कई बार कहा क्या हमें लड़कियों को भेज दो, वहाँ लड़की से मिलवा दो। हमसे भी कहा लड़कियों से मिलवाओ इनको। ये कभी नहीं आते, खाली टूर्नामेंट में शक्ल दिखाने के लिए आते, टूर्नामेंट में कभी कोई काम नहीं करते हैं और खाली पद के लालची है, पैसे के लालची है और जमीन के लालची है। करने का दबाव बना। अरे भाई चेक पे साइन कर दो, चेक पे साइन ट्रेजर करता है, तो ट्रेजर जो बीआई में कोई साइन नहीं किए हैं 7 साल में, और ट्रेजरर है वो चेन्नई के अशोक बजाज। वहाँ सारे काम उनको कह रहे सबकी खुली जांच हो जाए और जो दोषी हो उसको सजा मिले। विजय सिन्हा के आरोपों पर गंभीरता से जांच की जानी चाहिए और बैडमिंटन को बर्बाद करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विजय सिन्हा साफ कह रहे हैं कि बीएआई में कैसे उनके फर्जी दस्तखत से काम कराए जाते थे, उनसे फर्जी दस्तावेज बनवाए जाते थे। क्यों नहीं विजय सिन्हा के आरोपों की जांच हो रही है? अपने चहेतों को चांदी की चम्मच थमाने वाले अखिलेश दास पर कार्रवाई कब होगी? लाखों रुपए बीएआई से सैलरी लेने वाले अधिकारी अखिलेश दास की प्राइवेट कंपनी में कब तक काम करते रहेंगे? 40 सालों से साहब के इशारे पर नाचने वाले, उनके लिए शहीद होने वाले विजय सिन्हा अब चुप नहीं रहेंगे। पुलिस के सामने वो राज खोलेंगे जो सालों से वफादारी के नाम पर दबे हुए थे। अब अखिलेश दास गुप्ता के काले साम्राज्य से नकाब उतरेगा। सालों से बैडमिंटन को लूटने वाला अखिलेश दास कब तक अपना गुनाह दूसरे के मत्थे मढ़ता रहेगा? कब तक अपने करीबियों को शहीद कर खुद खुलेआम घूमता रहेगा? सवाल ये है कि बैडमिंटन को लूटने वाला अली बाबा यानी कि अखिलेश दास कब गिरफ्तार होगा? सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ने से बैडमिंटन में फैली गंदगी दूर नहीं होगी। जिसने पूरे तालाब को गंदा कर दिया, उस अली बाबा अखिलेश दास गुप्ता की गिरफ्तारी कब होगी? खेल, खिलाड़ी और सिस्टम को अपने इशारे पर नचाने वाला अखिलेश दास गुप्ता कब तक कानून की आंखों में धूल झोंकता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। या तो नाम कमाने वाला बैडमिंटन अब बदनाम हो चुका है क्योंकि राजनीति में फैली गंदगी अब यहां पर हावी हो चुकी है। आज हम उन बेईमानों का पर्दाफाश करेंगे जिन्होंने अपने जमीर को बेचकर भोली भाली लड़कियों के साथ सिलेक्शन के नाम पर समझौते की साजिश की है, बड़े ख्वाब दिखाकर हैवानियत की हदों को पार किया है और आजीवन बैन लगाने की धमकी देकर अनचाही डिमांड की है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से कराते हैं। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से राकेश थपलियाल जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। वाराणसी से पद्मपति शर्मा जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम उनसे समझने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर ये खेल कितने वक्त से चल रहा है और क्यों आखिर अब तक पर्दा पड़ा हुआ है। लखनऊ से कई खास मेहमान हैं। प्रिंस लेनिन साहब हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। एमके श्रीवास्तव जी हैं, आप पूर्व ब्रांच मैनेजर हैं इंडियन मर्केंटाइल बैंक के। ब्रिजेश मिश्रा हैं, पूर्व सीनियर अधिकारी मर्केंटाइल बैंक कैंट ब्रांच से ये ताल्लुक रखते हैं। अनामिका श्रीवास्तव जी हैं, आप पूर्व जूनियर अधिकारी हैं मर्केंटाइल बैंक की कैंट ब्रांच की। साथ ही बजरंग बहादुर यादव हैं, मर्केंटाइल बैंक के कर्मचारी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये जो अखिलेश दास का जो माया जाल है वो पिछले काफी वक्त से देखने को मिल रहा है। लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कौन है जिसकी आड़ में अखिलेश दास इन कारनामों को अंजाम दे रहा है। राकेश थपलियाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा। अखिलेश दास के कारनामों से हम लगातार पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौन है जिसकी आड़ में अखिलेश दास इन कारनामों को अंजाम दे रहा है और कानून का शिकंजा उस तक नहीं अब तक कस पा रहा? देखिए, इसमें जो सारी बैडमिंटन एसोसिएशन है वो सारी दोषी है, क्योंकि एक आदमी जब एक तानाशाह की तरह से काम करता है और बाकी के जो पदाधिकारी चुप्पी साधे रहते हैं, जैसा कि अभी विजय सिन्हा जी को उन्होंने बर्खास्त कर दिया अपनी एसोसिएशन से। उससे पहले होता क्या था, इनके वाइस प्रेसिडेंट एक टीपीएस पुरी होते थे, तो जो सेक्रेटरी होता है वो शो को रन करने वाला होता है मेन एसोसिएशन को, लेकिन विजय सिन्हा जी की चलती नहीं थी। तो टीपीएस पुरी जो है वो बैठकों की अध्यक्षता भी करते थे और विदेशों में भारत की जो चैंपियनशिप होती थी, कहीं भी उनको भारत मीटिंग होती थी, उसमें भारत को रिप्रेजेंट भी टीपीएस पुरी करने के लिए जाते थे। तो इस पर भी बड़ा ऑब्जेक्शन होता था कि भाई एक जनरल सेक्रेटरी आपने लगाया हुआ है,
जो इलेक्टेड है और उसको छोड़ के आप एक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राइट हैंड बना हुआ है। यही टीपीएस पुरी कभी जो है वीके वर्मा के साथ हुआ करते थे। तो बैडमिंटन एसोसिएशन के अंदर घालमेल पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, फाजिल अहमद साहब के ज़माने से चलता आ रहा है। उनके खिलाफ तो प्रकाश पादुकोण जो कि बैडमिंटन के देश के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने तो 1997 में विद्रोह का बिगुल बजाया था। उसके बाद फाजिल अहमद ने कुर्सी अपनी छोड़ी थी। तब वीके वर्मा जो उनके एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होते थे, उन्होंने कुर्सी संभाली थी। तो बहुत बड़ा विद्रोह जो है प्रकाश पादुकोण ने किया था। और खाली बैडमिंटन एसोसिएशन नहीं बल्कि देश की तमाम फेडरेशनें अपने ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ खड़ी हो गई थी जो वर्षों से कुर्सी पर कब्जा जमाए हुए थे और एक पर्दे के पीछे से काम करते थे। जो दोष है गलत हो जाए तो दूसरे पदाधिकारियों के सर पर मर दिया जाता था। लेकिन काफ़ी टाइम ये चीज़ चली, काफ़ी फेडरेशन ने साथ हुई। सब फेडरेशनों में एक डर भी आया कि भाई प्रकाश पादुकोण जैसी हस्ती ने यह अभियान चलाया, लोग उनके साथ जुड़ने लग गए, सब कुछ होने लग गया। फिर अचानक ऐसा हुआ कि प्रकाश पादुकोण ने भी कदम पीछे खींच लिए और वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी फिर होने लग गई। जी ठीक है। पद्मपति शर्मा जी, यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि नेक्सस आखिरकार पनप कैसे पाता है, बन कैसे पाता है, जबकि सबकी निगाहों पर रहती हैं, तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ खुद का लालच सॉल्व करने के लिए कैसे नेक्सस बन पाता है ये? अच्छा, इसके लिए बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। हमें आजादी के बाद जो देश में स्वतंत्रता मिली और उसके बाद जिस तरह की अर्थव्यवस्था हमारी थी और जिस तरह का वातावरण था, उसी के हिसाब से हमारे खेल फेडरेशन भी चले। आप देखिए, केवल बैडमिंटन की बात नहीं है, हिंदुस्तान के कौन सा ऐसा खेल फेडरेशन, नेशनल खेल फेडरेशन या नीचे तक ग्रास रूट लेवल तक आई है कि जहां कुएं में भांग न पड़ी हो। एक आध अपवाद है, मैं मानता हूं, एक आध अपवाद है, लेकिन अगर आप ये देखिए तो आप पाएंगे कि जिनका जिस खेल से कोई नाता नहीं है वही उसका सर्वे सर्वा अधिकृत शुभचिंतक बना हुआ है। अखिलेश दास की बात मैं नहीं करूंगा, ये बैडमिंटन खेलते भी थे, लेकिन सवाल अखिलेश दास का ये है कि अखिलेश दास के पास इतनी अकूत माया, इतनी अकूत संपत्ति आई कहां से। पिछले साल मैं गया था इनका वो बैडमिंटन लीग देखने के लिए, मैं भौचक्का रह गया। क्या विशाल इंडोर स्टेडियम, क्या उनका ग्राउंड है जिसमें रणजी ट्रॉफी मैच हो सकते हैं और हुए हैं, और पूरा इंस्टीट्यूट है। और ये शख्स आप जानते हैं, ये इनके पिताजी जो थे वो मुख्यमंत्री थे, बड़े अच्छी छवि के माने जाते थे, बनारसी दास जी। ये 70s के आखिरी दशक, आखिरी दौर में ये यूपी के, उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री थे, उनके ये बेटे हैं। और बताएं कि कौन सा कारों का खजाना इनको मिल गया कि जिससे ये रातों रात आज 10,000 करोड़ के मालिक हो गए। तो सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये है कि हमें, अच्छा दिक्कत क्या है, हमारी सरकार, हमारा जो लोकतंत्र का जो सिस्टम है और जिस तरह की हमारे यहाँ की पूरी कार्यशैली है, वहां आप देखिए कि आंख मूंदे रखिए। हुआ क्या, आपको हम पैसे दे रहे हैं, खेल मंत्रालय पैसे दे रहा है, लेकिन उसका हिसाब नहीं मान सकता, कोई ऑडिट नहीं होता, और अगर बोला तो आंखें तरेंगे। क्यों? क्योंकि कोई और नहीं है, वो राजनेता है। सच्चाई तो ये है, आज के युग में सच्चाई ये है कि पूरे के पूरे खेल फेडरेशनों से इन राजनेताओं का सफाया होना चाहिए। उसकी सफाई की शुरुआत बीसीसीआई यानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया से हो चुकी है, और अब इसकी बारी है। बीसीसीआई में जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है वो एक लाइट हाउस की तरह से है, और उसका अनुसरण अन्य खेल संघों पर करवाना होगा। इसके लिए यानी आपको लगता है कि अब बदलाव का वक्त आ चुका है? खेल के साथ खिलवाड़ तो खूब होता रहा है, उस पर नकेल कसने के बजाय अब तक कहीं ना कहीं हौसले बुलंद होते रहे हैं, लेकिन सही मायनों में अब आपको लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए? जो बाकी खास मेहमान लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी लगातार चर्चा करेंगे, क्योंकि अखिलेश दास के कारनामों की जो फहरिस्त है वो इतनी ज्यादा लंबी है, चाहे जमीन से जुड़े मामले हों या फिर एक बैंक बनाकर उसके जरिए फर्जीवाड़ा करने का मामला हो। तमाम ऐसे काले कारनामे हैं जिनकी परत एपीएन लगातार उधेड़ने की कोशिश कर रहा है। प्रिंस लेनिन साहब हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर बेईमानी की इमारत बुलंद की अखिलेश दास गुप्ता ने, उस मामले को भी उन्होंने देखा है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन बीआई में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, खेल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, प्रिंस लेनिन साहब, कौन जिम्मेदार आप मानते हैं? अखिलेश दास गुप्ता जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, वो इस तरह से मनमानी करता रहा, उन खिलाड़ियों के साथ दरिंदगी करता रहा जो खिलाड़ी खेल का भविष्य हो सकते थे, उनके हक को मारने की कोशिश करता रहा,
आखिर क्यों अब तक इन खिलाड़ियों की जो आवाज थी वो कहीं ना कहीं दबती नजर आती थी? देखिए, ये जो घटना निकल के सामने आई है बहुत ही शर्मनाक घटना है और इसमें बहुत कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। चाहे ये न्यायालय की निगरानी में इसकी सारी कार्रवाई की जाए और जहां तक है इसकी जो जांच है वो केंद्रीय एजेंसी इसको दी जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ एक भ्रष्टाचार और इस तरह का आपराधिक षड्यंत्र हो सकता है, जिसमें पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ इस तरह का दुराचार किया गया होगा। कुछ ने तो आवाज उठाई है, कितनी इसको सहती रही होंगी और कितनी चुपचाप चली गई होंगी। उन सबको ढूंढ करके और ये जो दोषी हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरह से देखिए, आपने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी क्रिकेट के जो बीसीसीआई है उसके अंदर एक साफ सुथरा माहौल देने की कोशिश किया है कि किस तरह से हर राजनेता बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनने के लिए लालायित रहता है। इस तरह से अनेक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे के सारे राजनेता ही काबिज रहते हैं। उन्होंने खेल में कोई योगदान नहीं दिया होगा, राजनीति में उनका योगदान किस तरह का रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। कितने भ्रष्टाचारों में लिप्त रहते हैं, कितनों के खिलाफ जांचें चल रही होती है। सबको एक बड़ा शौक होता है कि किसी न किसी खेल संघ के पदाधिकारी बने, अधिकारी बने और बाहर घूमे, विदेश के दौरे करें, सिलेक्शंस में योगदान दें और अपने मनमाने ढंग से उस जो भी खेल का संघ है उसको चलाएं। तो अब न्यायालय ने अगर एक संघ में इस तरह से छांटबीन की है और जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाया है, तो ये आवश्यक होता जा रहा है कि जो जानना चाहूंगा आपसे कि इस बदलाव के साथ शुरुआत कैसे होती है। जैसे कि अभी राकेश थपलियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने बताया कि जनरल सेक्रेटरी तो विजय सिन्हा थे, लेकिन जितने भी दौरे होते थे वो सब टीपीएस पूरी साफ करते थे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे वहां के। तो पद का दुरुपयोग भी यहाँ पर होता है, किसी और की जिम्मेदारी है, निभा कोई और रहा होता है, तो ये तमाम चीजें सबके सामने भी होती हैं। तो ढिलाई कहां पर रहती है, बदलाव क्यों नहीं हो पाता, नकेल क्यों नहीं कसी जाती? देखिए, नकेल इसलिए नहीं कसी जाती कि कहीं ना कहीं जो पदों पर बैठे हुए जो बड़े लोग होते हैं ना, वो भी इसी में लिप्त होते हैं। उनकी भी कहीं ना कहीं इच्छाओं की पूर्ति हो रही होती है, उनके जुड़े लोगों का योग उपयोग हो रहा होता है। कहीं किसी को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आप बैडमिंटन खिलाड़ी घोषित करवा देंगे, किसी एक टूर्नामेंट में शामिल करवा देंगे, उसको कोटे से नौकरी मिल जाएगी, और जो वास्तविक मेरिट के लोग होते हैं वो अपनी एड़ियां ही घिसते रह जाते हैं। वो खाली इन एकेडमी में एक मूक दर्शक बने बैठे रहते हैं, और जो प्रभावशाली लोग रहते हैं, जो इनके जेबों में पड़े रहते हैं, जो इनके जानकारियों में रहते हैं, वो मौज कर रहे होते हैं। जिसको चाहेंगे आप विदेशी दौरों में घुमाएंगे, अपनी दोस्ती दिखाएंगे, आप अपनी जान पहचान दिखाएंगे, और जो योग्य लोग हैं उनको आप छोड़ देते हैं। तो इन सब चीजों में तो अपने आप में जब एक के बाद एक परत खुलने लगी है, तो इसमें तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए। किस तरह से ये एक लंबी फहरिस्त सामने आई भी है। वापस सर मैं लौटूंगा अपने साहब के पास, राकेश जी आपके पास में आता हूं। जो चीजें सामने आई हैं अभी कि लड़कियों से भी बदतमीजी की जाती थी, उनका शोषण करने की कोशिश की जाती थी, आवाज कई दफा उठाई गई है, शिकायत कई दफा उनके खिलाफ की गई है, लेकिन कभी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है। तो कमजोरी क्या सिस्टम की भी नहीं मानी जाएगी? नहीं, देखिए, सिस्टम की कमजोरी है, खिलाड़ियों की भी कमजोरी है। खिलाड़ी मैदान में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पसीना बहाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने की जो हिम्मत है वो हमारे खिलाड़ियों में बहुत कम रही है। तो सर कमजोरी है कि मजबूरी है? क्योंकि आवाज उठाएंगे वो लोग तो शायद फिर भविष्य उनका अधिकार में हो जाएगा। आज लड़कियों की बात हो रही है यहाँ पर क्योंकि पुलिस कंप्लेंट हो गई, इसलिए ये मुद्दा बन रहा है इतना बड़ा। कुछ सालों से प्राजक्ता सावंत नाम की लड़की बैडमिंटन एसोसिएशन के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए है कि भाई सिलेक्शन में यहाँ गड़बड़ियां होती हैं, और उस लड़की को लगातार दबाया जाता रहा। तो मेरे ख्याल से बेहतर रहता इस प्रोग्राम में आप किसी बैडमिंटन के खिलाड़ी को भी बुलाते। नहीं सर, लगातार हम ये सीरीज चला रहे हैं जी, और राकेश जी लगातार हम अखिलेश दास के काले कारनामों की फहरिस्त आम जनता के सामने, शासन प्रशासन के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि शिकंजा अभी भी जिस तरह से कसा जाना चाहिए था वो शिकंजा कसा नहीं जाता है। और जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि खेल के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो असल हकदार खिलाड़ी है उसे सरकारी जो अनुदान मिलता है या सरकार की तरफ से बेहतर खेल के लिए जो भी उनके प्रोत्साहन के लिए राशि मिलती है, उसकी जगह अखिलेश दास गुप्ता की बेटी सोना दास जैसी जापान दौरे पर पहुंच जाती हैं। ये चीजें नजर में नहीं आती। बड़ी हैरानी की बात यह है कि उसमें अखिलेश दास का जो जवाब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई इसके सिलेक्शन में बैडमिंटन एसोसिएशन का कोई रोल नहीं है। दिल्ली की एक बॉडी थी, ये सिटी बेस्ड प्रोग्राम था, कल्चरल प्रोग्राम जापान के साथ था, सारा खर्चा जापान सरकार ने उठाना था इसका, और एशियान जो कंट्रीज हैं वो और साथ में भारत,
उनका मिला जुला एक कल्चरल प्रोग्राम वाला था कार्यक्रम, और इसमें सिटी बेस्ड था। दिल्ली और टोक्यो इनके आपस में जो बातचीत हुई उसके हिसाब पे टीम सिलेक्ट हो गई। इस सच्चाई को कौन आदमी इस चीज को स्वीकार करेगा, अखिलेश दास के इस तर्क को कि उनकी बेटी का चयन हुआ और उसमें बैडमिंटन एसोसिएशन का कोई रोल नहीं। अगर वो अखिलेश दास की बेटी नहीं होती तो क्या उनका चयन होता? 25-23 खिलाड़ी उसमें गए थे 2014 में, जिसकी सीबीआई ने इंक्वायरी की है, और उसमें से 7 बच्चे जो इन्हीं अधिकारियों के थे, बैडमिंटन एसोसिएशन से जुड़े हुए अधिकारियों के थे। वो जो दिल्ली में एसोसिएशन बनी हुई है 2-2, वो किसने बनवाई है? उसमें किसका हाथ है? यानी ये भी हो सकता है कि जो कनेक्शन है अखिलेश दास गुप्ता का और ऊपर लेवल पर, जैसा आपने अभी कहा, भाई सांसद रहे हैं वो तो राज्यसभा के 3 बार बहुजन समाज पार्टी से। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ अजय सिंह जी जुड़ गए हैं। आप मध्य प्रदेश के सागर से हैं। अजय सिंह जी, बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आप? खेल के साथ खिलवाड़ तो खूब हो रहा है और खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी भी खूब हो रही है। चले, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर खेल के साथ खिलवाड़ की अगर कोई भी शिकायत आपके पास भी है तो आप बेधड़क हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस भी लगातार खुली हुई हैं। लगातार जिस तरीके से राकेश थपियाल जी हम चर्चा कर रहे हैं, ये कनेक्शन आखिर कहां से कहां तक जाता नजर आता है, क्योंकि जो पूरी पावर वीआई की अगर बात की जाए तो अखिलेश दास गुप्ता पर है। क्या उनसे ऊपर भी कोई कड़ी जोड़ी जा सकती है? नहीं, कोई नहीं है। देखिए, अखिलेश दास गुप्ता की जो कार्य करने की शैली है वो ऐसी है कि वो अपने ऊपर किसी को नहीं करने देते। आप ज्वाला गुट्टा से बात करके देखते तो आपको पता चलता कि भाई क्या चीजें हैं, कितना वो आवाज इनके खिलाफ उठाती थी। जो आवाज उठाएगा उसे शांत कर दिया जाएगा। तो ये अखिलेश दास गुप्ता नहीं, उदाहरण के तौर पर है। उदाहरण के तौर पर लखनऊ से जो हमारे मेहमान के श्रीवास्तव जी हैं, ब्रजेश मिश्रा जी हैं, अनामिका श्रीवास्तव जी हैं, बजरंग बहादुर यादव जी हैं, ये भुक्तभोगी हैं जो अखिलेश दास के इशारों पर काम करते रहे हैं। और जब इन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की, अखिलेश दास के कारनामों पर सहयोग करने से इनकार कर दिया, तो इनके साथ जो कुछ हुआ वो हम इनसे लगातार समझेंगे। लेकिन प्रिंस लेनिन साहब, मैं आपके पास आता हूं कि कानूनन क्या कुछ प्रक्रिया अखिलेश दास पर होनी चाहिए जो अब तक नहीं हुई? अफसोस इस बात का है। देखिए, जरूर होनी चाहिए। ये जो मामला सामने निकल के आया है, जो विजय सिन्हा और जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं और जिस तरह से बीबीए की जो महिला एथलीट्स हैं उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, उसमें एक बात तो कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि इसमें बहुत बड़ा और बहुत गंभीर एक षड्यंत्र चल रहा था। लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे थे और ये सारे अधिकारी इसमें लिप्त हैं। एक मामला खाली विजय सिन्हा और उनके बेटे तक ही नहीं सीमित रहता है, मामला बहुत दूर तक जाता है और इसकी एक जांच होनी चाहिए। इसमें जो अभी तक के सिलेक्शंस हुए हैं उनकी पड़ताल होनी चाहिए कि कैसे कैसे लोगों को इन्होंने सिलेक्ट किया है। कहीं जो पूर्व में सिलेक्टेड लड़कियां हैं उनके साथ तो ये दुराचार नहीं हुआ था, कहीं वो मजबूरीवश तो इनके हाथों का शिकार नहीं बनी, उनके बयान होने चाहिए। इसमें बहुत ही एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है और इसमें सीबीआई को अविलंब ये केस ट्रांसफर करना चाहिए। इसमें जो पीड़ित हैं, पीड़ित पक्ष को सामने आना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को दी जाए। खेल मंत्रालय इसकी जांच कराए। खेल मंत्रालय देखिए किस तरह से इन खेल संघों के द्वारा मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा आपसे दुरुपयोग हो रहा है। जब विजय सिन्हा को गिरफ्तार किया गया, वो साफ कह रहे हैं कि मुझसे फर्जी दस्तखत कराए जाते थे या फिर जो भी गलत जो चीजें थी उनसे कराई जाती थी, और सीधा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश दास गुप्ता पर। तो जब सीधे आरोप वो लगा रहे हैं, एक जिम्मेदार पद पर वो रह चुके हैं, तो उन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अड़चन कहां पर फंस रही है अभी भी? सर बिल्कुल अक्षय जी, जांच होनी चाहिए। जब किसी अपराध में एक अपराधी पकड़ के आता है और वो विवेचनाधिकारी को दूसरे अपराधी का नाम लेता है, बताता है कि मेरे साथ इस अपराध में कौन संलिप्त रहा है या किसके इशारे पर मैं कार्य कर रहा था, किसके कहने पर मैंने फला अपराध किया है, तो साफ तौर पर अब ये एक आवश्यक कार्रवाई हो गई है कि जिसका नाम सामने आया है उसके खिलाफ जांच हो, उसको बुला करके उसकी पूछताछ की जाए, उसके खिलाफ साक्ष्य एकत्रित किए जाएं और अगर उसकी संलिप्तता पाई जाती है सह अपराधी के। सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। इस वक्त राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं बीच में। राकेश जी, देखिए, ये जो चैन की तलवार खिलाड़ियों के ऊपर जूनियर या सीनियर लटका के ये सब किया जाता है, तो उसके लिए सबसे बड़े दोषी चयनकर्ता भी हैं। और आपको मैं बताऊं कि इनकी जो बीआई की चयन समिति में एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन की खिलाड़ी बहुत नामी है, मधुमिता बिष्ट, वो उसकी सदस्य हैं वर्षों से, तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए। और जहां तक जांच की बात है, जांच सीबीआई ने लेके खेल मंत्रालय के ऊपर छोड़ दी। खेल मंत्रालय एक
गलत पदाधिकारी को भारतीय ओलंपिक संघ का आजीवन अध्यक्ष बनाया गया, सुरेश कलमाडी को और अभय चौटाला को। उन्होंने तुरंत उनको 2-3 दिन का टाइम देके उनके जो शोकॉज नोटिस दिया उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, उसको एकदम से उसको उसकी मान्यता रद्द करने वाला काम कर दिया खेल मंत्रालय ने। इस मामले में खेल मंत्रालय उतना गंभीर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये अहम सवाल है। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। मामला सीबीआई भेज चुकी है जी। खेल मंत्रालय ने सिर्फ इतना किया कि राकेश जी, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। आपके दर्शकों बता दें कि एपीएन ने बीआई में फैली गंदगी को साफ करने का बीड़ा उठाया और जब तक बीआई में फैली गंदगी पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती तब तक बेईमानी के खिलाफ हमारी ये जंग लगातार जारी रहेगी। आज हम उन जालसाजों की जालसाजी का पर्दाफाश करेंगे जो कि जन्म प्रमाण पत्र में घालमेल कर दूसरे खिलाड़ियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन है वो जन्म प्रमाण पत्र के साथ करता है जालसाजी? कौन है जो इस साजिश में दे रहा है साथ? और कौन है वो जो अपने रसूख से सभी को अपनी उंगलियों पर नचाता है? देखिए ये रिपोर्ट। बैडमिंटन या बेईमानी का अड्डा, बर्थ सर्टिफिकेट में हेरा फेरी, जन्म प्रमाण पत्र में जालसाजी, बीएआई में बुजुर्गों की फौज, दलाली के दलदल में बीएआई। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी बीएआई दुनिया भर में ख्याति कमाने वाला एसोसिएशन बेईमानों के दलदल में फंसा है। बीएआई बेईमानों का अड्डा बन गया है, इसलिए हमने बेईमानों और जालसाजों को बेनकाब करने का बीड़ा उठाया है। आज हम उनको बेनकाब करेंगे जो नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर खिलाड़ियों की भावनाओं से खेलते हैं, उन खिलाड़ियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं जिनकी उम्र होते हुए भी उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलता। उन्हें खिलाड़ी बना दिया जाता है जिनकी उम्र या तो कम होती है या ज्यादा। जन्म प्रमाण पत्र में जालसाजी कर उन्हें बना दिया जाता है सीनियर खिलाड़ी। आइए अब सच से पर्दा उठाते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे सीनियर, अंडर 19, अंडर 17, अंडर 15, अंडर 13 बैडमिंटन खेल में होता है खेल। कैसे सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाकर खेल से होता है खिलवाड़। अब आपको बताते हैं सीबीआई ने कैसे बीएआई के बेईमानी को उजागर किया। कौन कौन वो खिलाड़ी और अधिकारी हैं जिन्होंने जन्म प्रमाण पत्र में घालमेल किया है। चिराग सेन, बीएआई आईडी नंबर 2304। बीएआई के रिकॉर्ड के मुताबिक चिराग का जन्म 22 जुलाई 1998 है। यह बर्थ सर्टिफिकेट 11 मार्च 2005 को अल्मोड़ा नगर पालिका ने जारी किया और यही बर्थ सर्टिफिकेट अल्मोड़ा के बीर शेवा स्कूल में भी जमा किया गया। यानी अगर इसे सही माना जाए तो जब चिराग स्कूल गया तब वो 1 साल 9 महीने का था। लेकिन चिराग की एक और जन्मदिन की तारीख ने जांच एजेंसी सीबीआई के माथे पर पल्ला दिया। बैडमिंटन नॉमिनेशन फॉर्म में चिराग की उम्र 5 सितंबर 1996 लिखी गई। इसके साथ एफिडेविट भी दिया गया। यानी चिराग ने जो बीएआई को जन्म प्रमाण पत्र दिया उसके और स्कूल में जमा जन्म प्रमाण पत्र में 2.5 साल का अंतर पाया गया। आपको बता दें कि चिराग के पिता बैडमिंटन कोच भी थे। उसके बाद भी अपने बेटे को बैडमिंटन का बड़ा खिलाड़ी बनाने के लिए ये घालमेल किया। ये सब होता रहा, लेकिन बीएआई के अध्यक्ष अखिलेश दास गुप्ता धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद कर सब कुछ चुपचाप देखते रहे। तलार, बीएआई आईडी नंबर 2681। तलार बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड खिलाड़ी हैं। तलार ने अलग अलग साल में अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट जमा किए। साल 2007 में जमा जन्म प्रमाण पत्र में उसका जन्म 15/11/1998 को दर्शाया गया और 2008 में जो प्रमाण पत्र जमा किया गया उसके मुताबिक उसका जन्म 5/4/1997 को हुआ। 2 अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी रजिस्ट्रार ऑफिस ईटानगर से जारी किए गए, जो संदेह के घेरे में है। एक ही जगह से 2 सर्टिफिकेट और तारीख अलग अलग। ये सब इसलिए किया गया ताकि जूनियर कैटेगरी से सीनियर कैटेगरी में शामिल किया जा सके। जब इसकी जांच हुई तो पाया गया कि इसमें नियमों को ताक पर रखकर सर्टिफिकेट जारी किए गए। आकाश यादव, बीएआई आईडी नंबर 5333। आकाश ने बीएआई में जो जन्म प्रमाण पत्र दिया उसके मुताबिक उसका बर्थ सर्टिफिकेट 1/8/2001 है।
ये प्रमाण पत्र गौतम बुद्ध नगर के हैबतपुर पंचायत ऑफिस ने जारी किया है। इसके मुताबिक इसमें साफ लिखा है कि ये जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन एक्ट 2002 के तहत जारी किया गया। अब सवाल उठता है कि जब जन्म प्रमाण पत्र 2001 का है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 2002 के तहत इसे कैसे जारी किया जा सकता है। इस प्रमाण पत्र में जिस अधिकारी के हस्ताक्षर हैं उसका नाम राम प्रकाश है, जो नलकूप विभाग में विलेज सेक्रेटरी के पद पर 2000 से 2006 तक तैनात थे। ऐसे में सवाल उठता है कि नलकूप विभाग का अधिकारी कैसे बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। इसकी जांच हुई तो इसमें भी काफी गड़बड़ी पाई गई। आकाश यादव अंडर 15 सिंगल का टॉप रैंक प्लेयर था और वर्तमान में अंडर 17 में उसकी रैंकिंग 10 है। अब आपको बताते हैं जन्म प्रमाण पत्र के जालसाजी के जाल की कुछ और कहानियां। सी राहुल यादव BAI ID नंबर 1461। राहुल यादव ने बैडमिंटन ऑफ इंडिया को जो जन्म प्रमाण पत्र सौंपा उसके मुताबिक उसका जन्म 3/5/1998 को हुआ था, जो हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 12/5/2006 को जारी किया था। लेकिन हैदराबाद के एक स्कूल में राहुल के माता पिता ने जो बर्थ सर्टिफिकेट जमा किया उसकी तारीख 3/2/1997 है। अगर इन दोनों सर्टिफिकेट को मिलाया जाए तो पता लगता है कि दोनों सर्टिफिकेट में 1 साल 3 महीने का अंतर है। BAI में सालों से जन्म प्रमाण पत्र की जालसाजी हो रही है। जब RTI के तहत इसका खुलासा हुआ और इसकी जांच की गई तो पाया गया कि बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी है। CBI ने इस पूरे मामले की जांच की और इसमें अनियमितता पाई गई। CBI ने बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को चिराग सेन, लातलार, सी राहुल यादव और आकाश यादव के खिलाफ फर्जी सर्टिफिकेट जमा करने के मामले में कठोर कदम उठाने को कहा था। CBI ने साफ कहा कि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो सर्टिफिकेट में घाल मिलकर अंडर एज और ओवर एज में खेलते हैं। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। CBI की रिपोर्ट के बावजूद भी BAI ने कोई कदम नहीं उठाया। आपने देखा कि कैसे बड़े खिलाड़ी बनने के लिए बेईमानी का खेल खेला गया। अब आपको बताते हैं कैसे BAI के अधिकारी ओवर एज के बावजूद एसोसिएशन में कुंडली मारे बैठे हैं। 25/1/2014 में बुलाई गई AGM में जो अधिकारी शामिल हुए उसमें से ज्यादातर अधिकारी 70 साल के ऊपर हैं। पुनिया चौधरी BAI के टूर्नामेंट सचिव हैं। 1/4/1944 इनकी जन्मतिथि है। इस हिसाब से इन्हें 2014 में पद से हट जाना चाहिए था। मिस्टर TPS पुरी जो BAI में वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनकी जन्मतिथि 27/10/1940 है। इसके बावजूद भी BAI में अहम पद पर बने रहे। SA रावत 19/5/1941 में इनका जन्म हुआ था। वो BAI में कोचिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं। मनीक लाल साहा जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। रिकॉर्ड के मुताबिक 15/2/1940 उनका जन्मदिन है। MC सेठी जिनकी 15/1/1941 जन्मतिथि है। सेठी और साहा BAI के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। ये आंकड़ा 2014 का है, लेकिन बताया जाता है कि इनमें से कई लोग अब भी कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। BAI की गाइडलाइन के मुताबिक 70 साल से ऊपर के अधिकारी को बैडमिंटन एसोसिएशन में नहीं रहना चाहिए, लेकिन एसोसिएशन खुद अपनी गाइडलाइन को नहीं मानता। बताया जाता है कि एसोसिएशन के मुखिया अखिलेश दास अपने चहेतों को इसलिए नहीं हटाना चाहते क्योंकि वो उनके इशारे पर चलते हैं। BAI में इतना सब कुछ हुआ, लेकिन बैडमिंटन एसोसिएशन मुखिया अखिलेश दास पद पर बने रहे। मनमाने तरीके से BAI को अपने इशारे पर नचाने वाले अखिलेश दास कब तक अध्यक्ष बने रहेंगे और कब तक जांच एजेंसियों को ठेंगा दिखाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट APN। यहाँ तो अब सवाल उठ रहे हैं कि बैडमिंटन है या फिर बेईमानी का अड्डा। APN ने BAI में फैली गंदगी को साफ करने का बीड़ा उठाया है और जब तक BAI में फैली गंदगी पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती तब तक हम बेईमानों के खिलाफ अपनी ये जंग लगातार जारी रखेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर हम रुख वाराणसी का करेंगे। पद्मपति शर्मा जी, ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें किस तरह से धांधली बरती जाती थी,
खिलाड़ी अगर ओवर एज हो जाते हैं तो उन्हें तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, लेकिन जो एसोसिएशन में कुंडली मारकर पिछले कई सालों से जमे हुए हैं, ओवर एज खुद हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी बने हुए हैं। ये तमाम तरह की स्थितियां हैं। चिराग सेन हो, लाल अतार हो, आकाश यादव हो, राहुल यादव हो, इस तरह से फर्जीवाड़ा होता है। और अखिलेश दास गुप्ता को क्या आपको लगता है कि इस बात की भनक नहीं हो सकती? देखिए, सब कुछ भनक है और ये एक सिस्टम बना हुआ है। क्यों आप इस तरह से परेशान हो रहे हैं? सच्चाई ये है कि कौन सा खेल ऐसा है जहां की उम्र में हेरा फेरी नहीं की जाती। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि आप ये सोचिए कि 80 के दशक में अंडर 15 वर्ल्ड कप क्रिकेट होती रही इंग्लैंड में, और हमारे यहाँ जो चैंपियन हुई जो इंडियन टीम, उसका जो कप्तान था दिन में 2 बार दाढ़ी बनाता था। हॉकी में 2-3 बच्चों का पिता जूनियर हॉकी खेलता था। अरे हमने तो 40 और 50 वर्षों से खेलों को बहुत करीब से देखा है। आप फुटबॉल एसोसिएशन की बात कीजिए, अभी 3 साल पहले क्या हुआ था? 3 साल पहले सब जूनियर गर्ल्स नेशनल चैंपियनशिप थी और लड़कियों ने सामूहिक रूप से आरोप लगाया फुटबॉल संघ के पदाधिकारी पर यौन शोषण और बलात्कार का। FIR भी दर्ज हुई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक टीम स्कूल की भेज दी गई, सारी टीम को स्क्रैच कर दिया गया और नतीजा यह हुआ कि आज भी वो पदाधिकारी ऐश कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, सच्चाई यह है कि इन खेलों पे जो बड़े राजनेता कुंडली मार के बैठे हुए, पहले उनको निकाल फेंकना होगा और वहां खिलाड़ियों को आपको लाना होगा, उनको जवाबदेही तय करनी होगी, तभी कुछ हो सकेगा। नहीं, अखिलेश दास कोई अकेले नहीं है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। आपने मैरी कॉम पिक्चर देखी थी? वो कोई पिक्चर नहीं है, वो एक कहानी है, वो एक दुख भरी कहानी है मुक्केबाजी संघ में कि किस तरह से यौन शोषण होते हैं, किस तरह से अन्याय होता है और किस तरह से उनका खान पान है। मुक्केबाजी में भी आप जानते हैं कि क्या खिलाया जाता है। वहां नायिका कहती है, वो कहता है कि अरे हाइजीनिक नहीं है, ये गोलगप्पे खा रही है। बोला अरे जो हमें वहां नाश्ता मिलता है उससे बहुत हाइजीनिक है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, हम सर लगातार विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और कहां पर पेच फंसते हैं, आखिर क्यों शिकंजा नहीं कसा जाता, हम इस पर लगातार बातचीत करेंगे। निखर गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और हाल ही में कोलकाता से टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर वापस लौटे हैं। निखर गर्ग, बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आप भी ज्यादती का शिकार हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप बेधड़क होकर दर्शकों के सामने भी बताएं, ताकि शासन प्रशासन में बैठे लोग भी देख पाएं कि खेल के साथ किस तरह से खिलवाड़ होता है। हेलो, आप सुन सकते हैं? हेलो जी निखर। हाँ, मैं अभी बताना चाहूंगा कि मैंने पिछले शो में जो इधर धांधली को एक्सपोज किया था आपके शो में, उसके बाद मेरा कोलकाता में टूर्नामेंट था जिसमें मैं वेस्ट बंगाल के प्लेयर के साथ डबल्स खेल रहा था और वहाँ पे मेरे पार्टनर पे बहुत दबाव बनाया गया कि वो मेरे साथ डबल्स ना खेले और हमारा नाम भी मिटा दिया गया था टूर्नामेंट की लिस्ट में से सिर्फ 2 दिन पहले। उसके बाद मैंने जो स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिस्टर इंजेटी श्रीनिवास, उनको SMS किया था और उनके तरफ से जांच हुई। उसमें इंद्रजीत पावला जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बैडमिंटन के इंचार्ज, उन्होंने भी जांच करी और उसके बाद हमारा नाम टूर्नामेंट की लिस्ट में ऐड किया गया। जी। तो इसमें यही एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए, जैसे आपसे कुछ गेस्ट बोल रहे थे कि प्लेयर्स को आगे उठ के आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठाने को प्लेयर्स तैयार है, बट एक खिलाड़ी या तो अपना खेल पे ध्यान दे सकता है या फिर इन लोग के खिलाफ आवाज उठाने में, लड़ाई में। बिल्कुल निखर, हम समझ सकते हैं कि खिलाड़ियों का मनोबल किस तरह से, उनका मोराल डाउन करने की कोशिश की जाती है और खिलाड़ी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। जैसा निखर आपने कई खुलासे भी किए हैं इससे पूरे मामले में कि किस तरह से खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी की जाती है। आपने अभी कहा कि आपके खेल को प्रभावित करने की कोशिश की गई। जब आप कोलकाता में अभी खेलने के लिए गए थे तो किसकी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी? इसमें तो देखिए, उधर के जो टूर्नामेंट सेक्रेटरी हैं वो उधर के वाइस प्रेसिडेंट भी है BAI के, कोलकाता के हैं, उनकी तरफ से ये उन्होंने लीड ली थी। बट आप भी समझ सकते हैं कि ये जो भी दबाव बनाने की कोशिश की गई है ऑर्डर के ऊपर से जाए। जी। क्योंकि उन्हें पता है कि निखर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, इसमें तो ऑर्डर देखिए, अभी जब इतना एक्सपोज कोई करेगा तो समझने की बात है कि ऑर्डर कोई ऊपर से ही आया है। तो दबाव बनाने का कोशिश, मतलब उन लोग का तो यही है कि यार इसके ऊपर इतना दबाव बनाया जाए कि बैडमिंटन सर्किट से ही बाहर चले जाए।
कितना खेल प्रभावित होता है आपका जब आप इस इरादे से पहुंचते हैं कि आप एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, आपको अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करना है, और जब इस तरह की गतिविधियां होती हैं, इस तरह से खिलाड़ियों को मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, तो खेल पर कितना प्रभाव पड़ता है निखर? सर, ये मेंटल हैरेसमेंट ही है ना एक तरह से। जब आप कोर्ट पे उतरते हैं, आप जब खेल रहे हैं, तो आपके दिमाग में तो वही 2-3 दिन पहले क्या क्या हुआ आपके साथ वही चीज गुजरती रहती है। इससे खेल पे तो बहुत प्रभाव पड़ता है। और ये बात हुई है, कोलकाता में मेरे परफॉर्मेंस पे प्रभाव बहुत पड़ा है जी। बिल्कुल निखिल, लेकिन जो आपने बताया कि कुछ लोग दबाव बना रहे थे, ऊपर से ऑर्डर आता है, ऊपर से ऑर्डर कहाँ से आता है, कौन लोग हैं, हम नाम बता पाएंगे उनका? नाम क्या बताना, अभी आपको भी मालूम है कौन है, कौन BI चला रहा है। इट्स वन मैन शो इन BI। ठीक है निखर, बने रहिए, हम लगातार आपसे चर्चा करेंगे और तमाम और पहलू भी जानने की कोशिश करेंगे जी। एक दर्शक हमारे साथ प्रेम सिंह जुड़े हैं, पहले उनकी कॉल भी ले लेते हैं, इटावा से हैं। प्रेम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? खेल के साथ खिलवाड़ खूब हो रहा है, कितना प्रभाव पड़ता है एक उस खिलाड़ी पर जो छोटे छोटे गांवों से, छोटे छोटे शहरों से निकलकर इस उम्मीद के साथ पहुंचता है कि बेहतर भविष्य उसका होगा और अपने खेल के माध्यम से वो अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करेगा? क्या स्थिति होती है प्रेम सिंह जी? जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि हम भारत के लोगों में इतनी बड़ी एक कमी है कि जब कुछ हो जाता है खेल के प्रति, देश के प्रति, किसी भी समझौते के प्रति, तब हम लोगों की आंखें खुलती है जी। अगर हम लोग हर चीज पर हर तरह से पक्की नजर रखें तो हमारे देश में कभी भी ऐसी बातें ना हो। और जो भी इनके पीछे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, राजनीतिक पार्टी हैं और बड़े बड़े हाथ रखे हुए हैं, ये इनके खिलाफ ऐसे कानून बनाने चाहिए जो ये सोचने, गलत करने की तो दूर की बात, सोच भी ना पाए कि हम ऐसा करें लोगों के प्रति, खेल के प्रति। तो हमारे लिए तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी चाहिए जो हमारे देश का नाम बदनाम करते हैं, देश का सम्मान ठेस पहुंचाते हैं। चलिए, बिल्कुल लोगों को कड़ी से कड़ी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रेम सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात भी रखी है। राकेश थपलियाल जी, ये आम इंसान है जो अपनी पीड़ा बयां कर रहा है कि वो कैसे इस बात पर भरोसा करे, कैसे वो इस बात पर यकीन करे कि वो अपने बच्चे का भविष्य अगर खेल पे बनाना चाहता है और खेल के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने देश को, अपने स्टेट को गौरवान्वित करने की कोशिश करना चाहता है, वो भरोसा कैसे करे, क्यों अपने बच्चे को भेजे? नहीं, देखिए काफ़ी ये दिक्कत की बात है। जब इस तरह की खबरें आती हैं तो हर माँ बाप बड़ा चिंतित होता है। और बैडमिंटन का खेल एक ऐसा खेल है, देखिए, कि जो घर घर में खेला जाता है। आपको बच्चा जब शुरुआती चीज़ें अपनी खेलनी शुरू करता है, 5-7 साल का होता है, तो उसके हाथ में बैडमिंटन का रैकेट जरूर आता है। तो हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा प्लेयर बने। हमारे सुनील गावस्कर साहब क्रिकेट के इतने बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन फिटनेस के लिए वो बैडमिंटन खेला करते थे। बैडमिंटन दुनिया का सबसे तेज खेल है। शटल इतनी तेजी से ट्रैवल करती है कि दुनिया में किसी और खेल में इतनी तेजी नहीं दिखाई जाती। तो हर माँ बाप चाहता है कि स्कूल में उसका बच्चा जाए तो वहाँ खेले। बैडमिंटन एसोसिएशन अपने कार्यक्रम भी दिखाती है, लेकिन वो सब कार्यक्रम अपने अपनों को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। आप इनके एक वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी होते थे अनूप नारंग, वो इनके आधिकारिक प्रवक्ता भी हैं। आप उनको इस कार्यक्रम में बुलाइए। उनको विजय सिन्हा की जगह ऑफिशिएटिंग जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, अब वो पक्के जनरल सेक्रेटरी बना दिए गए हैं। अभी जो AGM हुई है कुछ दिन पहले, उसमें वो बना दिए गए हैं जी। तो वो देखिए एक टीवी चैनल पे कुछ समय पहले जो आपने अभी चर्चा चलाई, 70 साल के खिलाड़ी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जी। इनको लेके डिबेट चल रही थी कि पॉलिटिशियंस इस पे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए खेल फेडरेशन में। तो अनूप नारंग एक देश के बहुत बड़े नेशनल चैनल पे बैठ के बोल रहे थे, हमारी बैडमिंटन एसोसिएशन में कोई पॉलिटिशियन नहीं है। अरे भाई, आपके अध्यक्ष 2011 से लगभग अखिलेश दास बने बैठे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, 3 टर्म वो राज्यसभा के रहे, बहुजन समाज पार्टी के जो है जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई पॉलिटिशियन ही नहीं है हमारी एसोसिएशन के अंदर। हमारी आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि अब जो राजनीति को है इनको खेलों से दूर करना होगा, तभी स्थिति सुधर सकती है? देखिए, राजनीति से नहीं, आदमी कैसा है वहां पर, जब तक वो खेल के प्रति पीड़ा नहीं रखता। अब जैसे खिलाड़ी की बात होती है तो अखिलेश दास भी कह देंगे मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ भाई, इंडिया के लिए जूनियर लेवल पे वो खेले हैं, सीनियर लेवल पे भी कुछ इंटरनेशनल मैच वो खेले हुए, तो वो एक अलग बात हो जाती है। आप ये देखिए कि BCCI की तरफ से जब एक कोर्ट में वकील ने बोला था चीफ जस्टिस TS ठाकुर साहब के सामने कि भाई खिलाड़ियों का आप आगे आने की बात करते हैं कि प्रशासन में खिलाड़ी आने चाहिए, तो अनुराग ठाकुर भी खिलाड़ी हैं। बिल्कुल,
तो टीएस ठाकुर ने कहा था अगर अनुराग ठाकुर खिलाड़ी हैं तो मैं भी क्रिकेटर हूं, क्योंकि मैं भी जजों की टीम का कप्तान हूं। आपके पिता चीफ मिनिस्टर थे और आपने जो है एक मैच रणजी ट्रॉफी का खेल लिया, कप्तानी कर ली हिमाचल की टीम की, उसमें किया कुछ नहीं उस मैच में, सिर्फ ये दिखाने के लिए ताकि मैं आगे मेरे सिलेक्टर बनने का रास्ता खुल जाएगा कि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कहलाऊंगा। तो अखिलेश दास भी खिलाड़ी हैं, अगर आप कहेंगे खिलाड़ियों को आगे लाना चाहिए, अगर मापदंड खाली स्पेसिफाई कर दिए जाए तो हर जगह फॉलो नहीं होंगे। खिलाड़ी है वो भी कह देंगे भाई मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, भारतीय टीम का मैंने भी प्रतिनिधित्व किया। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि खेल मंत्रालय ने इन समस्याओं के लिए अब 12-13 ओलंपियंस जो हैं वो ऑब्जर्वर के रूप में लगा दिए हैं तमाम खेल फेडरेशनों के साथ, वो कैंपों का निरीक्षण करेंगे। तो ये खिलाड़ी मुझे लगता है कि जाके अपनी समस्याएं उनके आगे बता सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। इस वक्त इंद्रजीत मौर्य हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। इंद्रजीत जी, अपनी बात आप रखें, खेल के अंदर क्या धांधली चल रही है, किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका पूरा चिट्ठा हम सामने रख रहे हैं। एक आम आदमी की निगाह से आप देख रहे हैं इस चीज को, क्या महसूस करते हैं? सर, ऐसे गद्दारों से, देश के गद्दारों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हाँ, ऐसे देश के गद्दारों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पहली बात तो ये कि केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इंद्रजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आम दर्शक हैं जो अपनी पीड़ा को बयां करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर होती है कि उसके बावजूद एपीएन लगातार अपने मन से इन खेल के बेईमानों के खिलाफ जो आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठता है कि आखिर कौन सी वो कड़ियां हैं जो कहीं ना कहीं शिकंजा नहीं कसने देती हैं इस तरह के लोगों के साथ जो खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। जस्टिस आरबी मिश्रा अब तक जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। आरबी मिश्रा साहब, तमाम चीजें हम लोग देख रहे हैं, लगातार इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहचान रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन लोग दोषी हैं और क्या क्या धांधलेबाजी की जाती है, चाहे वो उम्र को लेकर किया जाए या जो महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ जिस तरह शोषण करने की कोशिश की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। हर चीज सामने खुली हुई है, शिकायत दर्ज की जाती है। उम्र से ज्यादा 70 साल से ऊपर के लोग बैठे हुए हैं अभी एसोसिएशन के अंदर, जबकि कानूनी ये चीज वैध नहीं है। उसके बावजूद भी एक्शन क्यों नहीं होता उनके ऊपर? देखिए, मेरा ये कहना है, देखिए संविधान में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 में किसी को भी कोई पेशा अपनाने का, कोई धंधा करने का, कोई अपना स्वतंत्र है हर व्यक्ति। अगर कोई खिलाड़ी बनना चाहता है तो सबसे बड़ी बात है हमारे जो नागरिक हैं हिंदुस्तान के, उनको सबको समान अवसर मिलना चाहिए बिना जेंडर डिफरेंस के, बिना जाति पात धर्म और संप्रदाय और किसी प्लेस ऑफ रेजिडेंस और एरिया के। अब सबको अगर मौका मिलता है तो सबको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। कभी किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किसी तरह की धांधली, दबाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए। हमें देखना है कि कौन से बच्चे में इतना टैलेंट है और टैलेंट देखिए यंग अवस्था में, युवा अवस्था में ही उसमें हम समझ सकते हैं। अगर अभ्यास और संकल्प करके अगर कोई किसी अपने मनोवांछित किसी खेल में अपने को प्रतिभा को अगर वो बढ़ाता है तो अभ्यास के बात बिल्कुल वाजिब है सर आपकी, लेकिन एक बहुत घिनौनी तस्वीर सामने आई थी बीएआई की, जो महिला खिलाड़ी होते हैं उनके साथ शारीरिक शोषण करने की कोशिश की जाती थी और अगर वो शिकायत करती थी तो फिर उनके खेल को प्रभावित करने की कोशिश की जाती थी। अब खिलाड़ी यहाँ पर एक ही काम कर सकता है, तो शिकायत दर्ज करे, अपने खेल को सुधारे। ऐसी मनोवस्था में क्या करे वो? ये तो बड़ा ही बहुत ही निंदनीय बात है। किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को तो बंद करना चाहिए, रिप्रिमांड करना चाहिए, ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। ऐसे जैसे जिस प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की जो ये आपके एकेडमी थी, वो बहुत ही निंदनीय काम। बाहर से देश के बच्चे जो है, खास तौर से महिलाएं आती हैं और वो क्रिकेट या मान लीजिए वो अपना बैडमिंटन खेलती हैं, तो उनके साथ अगर शारीरिक शोषण की बात होती है तो बहुत ही खराब है। और इसमें जो रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए, इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए, देखिए स्पोर्ट्स और खेल मंत्रालय के द्वारा, केंद्र के द्वारा, क्योंकि देखिए प्रदेश भी देखता है, केंद्र भी देखता है। बिल्कुल, जस्टिस आरबी मिश्रा जी, जस्टिस आरबी मिश्रा जी, आपने ये तमाम पहलू बताए हैं कि कानून किस किस तरह के अधिकार देता है, लेकिन तब क्या हो जब ये पता चल रहा हो कि जो एक ऐसी एसोसिएशन जो देश को रिप्रेजेंट कहीं नहीं करती है और देश का गौरव उसके साथ जुड़ा हुआ है, जब वहां पर इस बात का खुलासा होता है कि किस तरह से खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी की जाती है, शारीरिक शोषण का किया जाता है, आरोप लगता है, दबाव बनाया जाता है और जो भी बात मानने से इनकार करता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल होता है जिससे तय होता है कि कौन खिलाड़ी खेलेगा, कौन खिलाड़ी नहीं खेलेगा। इस तरह की परिस्थितियां जब सामने आ जाती हैं तो कौन सा पेज सर आपको नजर आता है जिसकी वजह से शिकंजा नहीं कस पाता ऐसे लोगों पर? अच्छा जी, मेरी है कि जो
सोशल एक्टिविस्ट हैं, यानी जो जागरूक हैं, उनको एक तो पब्लिक इंटरेस्ट एजुकेशन हाईकोर्ट में डालना चाहिए। और मुझे अब विश्वास हो गया है, देखिए जो ये बहुत ज्यादा जो ये सरकार आ गई नहीं, इसमें जो हमारे जो नेतृत्व करने वाले जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर उनके यहाँ शिकायत पहुंची, एक तो तुरंत वो कार्रवाई करवाएंगे और दूसरे FIR लॉन्च करेंगे। FIR जब लॉन्च होती तुरंत इस पर एक्शन होगा। दूसरे वहाँ जो शिकायतें जाएंगी उस पर एक्शन होगा। बिल्कुल सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। कुछ और कानूनी पहलू हैं जिनको जानना आपसे बहुत जरूरी हमारे लिए हो जाता है। सुनील कुमार कुशीनगर से दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। सुनील, अपनी बात आप रखें। इस तमाम रिपोर्ट को देखने के बाद, खिलाड़ियों की जो दुर्दशा हो रही है उसको देखने के बाद, और जो नेक्सस बन चुका है हर एसोसिएशन के अंदर देखने के बाद, क्या कहेंगे आप? हाँ सर। जी सुनील। हाँ सर। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे? खेल के साथ जिस तरह से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है और जो खेल के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो खुलेआम घूम रहा है, क्या कहेंगे आप? सर इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आम दर्शक हैं जो अपनी पीड़ा को भी बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आम दर्शक ये चाहता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हैरानी तब होती है जब ऐसे लोगों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। और बड़ी हैरानी की बात अनंत यहाँ पर यह होती है कि CBI भी इस बात को स्वीकार करती है कि यहाँ पर अनियमितता बरती जा रही है, फर्जी सर्टिफिकेट का सहारा लिया जाता है और खिलाड़ियों की जिंदगी को बर्बाद करने का काम किया जांच होनी चाहिए, उसके बाद जांच नहीं होती है। लेकिन विश्वास रखिए कि APN वो मंच है जहां पर हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि हर एक परत दर परत खुलासा आपके सामने करें, और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको सजा दिलाने में हम अहम भूमिका निभाना यहाँ पर चाहेंगे, क्योंकि जो गलत है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो फहरिस्त है वो फहरिस्त इतनी ज्यादा लंबी है, उसकी परत दर परत हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो हम जमीन के खेल के बारे में भी बताएंगे कि किस तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा किया जाता है, कैसे DOP में परिवर्तन किया जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से की जाती है, अपनी बैंक बनाकर किस तरह से आम लोगों के पैसों के साथ किया जाता है खिलवाड़। और इससे खिलवाड़ का एक खिलाड़ी अखिलेश दास गुप्ता, जिसके परत दर परत हम APN पर उधेड़ते रहेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।